जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2015 के पेपर का फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर करेंगे, फिजिक्स का। ओके, आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा फिजिक्स को सॉल्व करना 2015 के पहले शिफ्ट के पेपर्स का। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो अ, मेरे पहले के 2 लेक्चर्स हैं, उनको ज़रूर सुनिए। उसमें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एक ऐप का, जहाँ पे आप लोग ये सारे वीडियोस, पीडीएफ, नोट्स, बुक्स सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ऐप डाउनलोड करना है और एटीसी एआईआई में एनरोल हो जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। इनमें से कौन कौन से मात्रा जो है वो वेक्टर है। तो हमें पता है कि स्पीड जो होता है ये स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्पीड स्केलर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर होता है। यस, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, इट इज अ एरो। सो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर वेक्टर से बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। आसान क्वेश्चन है बट लेंदी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सबवे ट्रेन है जो स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, ठीक है, और जा रहा है पॉइंट बी की तरफ, सपोज। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से स्टार्ट किया रेस्ट से, मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और उस वक्त इसका एक्सेलरेशन है 3 × 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द ड्यूरेशन इज 10 सेकेंड्स। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, सबसे पहला पार्ट। फिर बोल रहा है देन इट रन्स एट द कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 सेकेंड। तो यहाँ से ये 20 सेकेंड तक इसी कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, एंड देन यहाँ से बी तक रीच कर रहा है विथ डी एक्सेलरेशन विथ 5 मीटर पर सेकेंड, मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमें काइनेमेटिक्स यूज करना है। काइनेमेटिक्स का मैं लेक्चर नेक्स्ट क्लास लेके आने वाला हूँ। तो आप लोग एक फिलहाल फॉर्मूला देख लीजिए कि काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशंस यूज किए जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इतना सारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इन फॉर्मूलाज को ही यूज करेंगे। बेसिकली यही फॉर्मूला जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। v is equal to u plus at, where u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, t is your time, okay, and s is distance। याद रहेगा ये फॉर्मूला। और हाँ, ये थर्ड वाला भी यूज करेंगे हम लोग। चलिए इसको देखते हैं इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में मुझे a पता है, t पता है, u पता है, तो हम यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए इस डिस्टेंस के लिए। एंड देन इसका फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स था और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स। तो हमें यहाँ वेलोसिटी भी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जस्ट लुक आउट, हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया। और ये जो फाइनल रेंज है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ वेलोसिटी फिक्स्ड है, तो यहाँ का डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। और ये फाइनल जो है यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जा रहा है जाके, और इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स्ड है क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है। ये होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, इस फॉर्मूला 2as। ओके, सॉरी। सो ये 3 फॉर्मूला हमें यूज करने हैं और इस सवाल को बनाना है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। बहुत से लोगों ने इसका गलत आंसर किया है या आंसर गलत दिया हुआ है। दैट विल बी योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर से है। देखिए, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन है कि स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होता है? जब भी कोई रॉकेट और कोई भी सब्सटेंस अर्थ या किसी प्लैनेट से
उसका ग्रेविटेशन को छोड़ के बाहर चला जाता है, उसके वेलोसिटी को हम उसका एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ओके, जैसे हमारे अर्थ से जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं, रॉकेट्स वगैरह छोड़े जाते हैं ना, तो रॉकेट का स्पीड मिनिमम एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो अर्थ के ग्रेविटेशनल को छोड़ के बाहर जा पाएगा, अदरवाइज वापस यहाँ से इधर गिर जाएगा। तो ये जो अर्थ का होता है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना कि ये जो सब्सटेंस हम लोग भेज रहे हैं इसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। इक्वेशन वहीं से है, देखो एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 1 kg का इतना है, तो बोल रहा है कि 100 kg का कितना होगा। तो भाई साहब ये सब्सटेंस के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। सो ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, देयरफॉर सेम रह जाएगा। ओके, इसको मैं ग्रेविटेशन में कवर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्नौलीज थ्योरम किससे रिलेटेड है? बार्नौलीज थ्योरम किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बार्नौलीज थ्योरम जो होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होता है। ठीक है, बार्नौलीज थ्योरम क्या था कि बार्नौलीज थ्योरम एक्चुअली रिलेट करता है प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और बोलता है ये सारे जो होते हैं फ्लूइड के अंदर ये कांस्टेंट होते हैं। तो याद रखिए कि फ्लूइड डायनामिक्स से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था 2015 में। ठीक है, और अगर आप बोलोगे तो इसका स्टेटमेंट होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड comprising the gravitational potential energy of elevation, the energy associated with the fluid pressure and the kinetic energy of the fluid motion remain constant. This is the statement of Bernoulli's theorem. इसको मैं फ्लूइड डायनामिक्स में डिटेल्स में कवर करूंगा, सो कैरी ऑन। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन हर बार पूछता है और लॉस जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जीरोथ लॉ जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। जीरोथ लॉ होता है सपोज एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगा ये डिपेंड करता है द टेम्परेचर डिफरेंस। T1 सपोज ये T2 है, तो अगर T2 इज लेस देन T1, T2 का टेम्परेचर T1 से कम है, तो हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। ये बोलता है जीरोथ लॉ। इसके साथ साथ याद रखना कि फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है, और सेकेंड लॉ जो है वो एंट्रोपी का कंजर्वेशन बताता है, दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर एट विच द मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज बिकम इक्वल। तो ये जो है ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, और गैसीय स्टेट जिसे हम कहते हैं। तो एक ऐसा स्टेट आता है जब हम लोग सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं जिसको, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, किसी गैस के ऊपर आप अगर प्रेशर बढ़ा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब ये दोनों फेज आपस में को एग्जिस्ट करते हैं। इस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो जब स्टेट ऑफ मैटर्स मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा फिजिक्स का, वहां पे आपको इसको डिटेल्स में देखने मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर of the reservoir of a Carnot engine operate with efficiency 70% is 1000 K temperature दिया है, तो temperature of its sink is what? So remember Carnot engine, again this question is from thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स का एक हॉट टॉपिक होता है कार्नोट इंजन का इफिशियंसी निकालना, जो टेम्परेचर डिफरेंस से निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर ऑफ द हाई रीजन माइनस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रीजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हाई रीजन। तो यहाँ पे आप बिठाओ 70% का फ्रैक्शन में निकालोगे तो 0.7 होगा। हाई की जगह 1000 के दिया है, टी सी निकालना है, एच की जगह 1000 बिठा दो, देन सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज। So 0.71 minus TC, therefore TC is equal to TC by 1000. So
TC is equal to 1000 into 0.3, that is equal to 300K. So that will be your answer. सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बस याद रखना है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था 2015 में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं बोलूंगा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डॉपलर्स इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है. डॉपलर्स इफेक्ट से क्वेश्चन इवन इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, तो इसको तो जरूर आप लोग याद रखना फॉर्मूला. यहाँ क्वेश्चन है कि ट्यूनिंग फोक है जिसका वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी है 90 हर्ट्ज. ये मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी 0.1 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड. ठीक है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट heard by the observer would be. तो इसका फॉर्मूला ये है, अब ध्यान रखो. यहाँ पे एफ नॉट जो है ये है न्यू फ्रीक्वेंसी, एफ जो है ये है ओल्ड फ्रीक्वेंसी, वी जो है ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी नॉट 0 है, वी ओ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड वी एस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स. सो आपको बस ये सारे वैल्यू बिठा देने हैं. ओके तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम देखते हैं. v का वैल्यू v ही है, ऑब्जर्वर जो है वो मूव नहीं कर रहा है तो वो 0 हो गया. देन वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो 0.1 टाइम है, सो 0.1 टाइम ऑफ वेलोसिटी. एंड f का वैल्यू 90 है. तो आप इसको सॉल्व करो, v को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, सो यू विल गेट इट 100 हर्ट्ज. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्यूरी-वेस लॉ. ये लॉ जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है. ये डायरेक्टली देखिए एकदम नेम फॉर्मूला पूछ रहा है, जिसको याद है उसने वो मार पाएगा, जिसको याद नहीं वो नहीं कर पाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे काई जो है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक है इसका और सी टी एन थीटा में ये रिलेशन होता है. यहाँ थीटा का मतलब होता है क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी पॉइंट. ठीक है तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने देंगे. नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे. 2-3 पार्ट होगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को AAI ATC ग्रुप के अंदर. वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे. और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करिए. मुझे कमेंट करके बताइए आपको और कैसे कैसा कैसा लेक्चर चाहिए, मैं उसके हिसाब से आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँ. ओके देन थैंक यू.